बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। हमारे हरीफ परेशान है कि वो क्या कर बैठे। उन्होंने एक सोया हुआ जिन जगा दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जिसके फैसले ने एक सोए हुए शेर को आज जगा दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन समा पर। एक बार फिर अगस्त में मार्च मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम का काफिला इस वक्त रावलपिंडी चांदनी चौक पहुंच चुका है। आज एक्सपेक्टेड था कि क़याम वो करेंगे जेलम में, लेकिन क्योंकि उनका काफिला बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, इसीलिए शायद मुमकिन है कि आज उनका जो पहला पड़ाव होगा क़याम रात को वो करेंगे रावलपिंडी में ही। जब इनिशली काफिला निकला था तो इतने ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फैजाबाद के बाद लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। मैं इस पर ज्यादा आगे जाकर बात करूंगा, क्योंकि आज जब ये पुलिस जराये को हमने कोट किया था कि 900 गाड़ियां थी, तो उसकी तरदीद की PMLN की हुकूमत ने और बताया कि 2800 गाड़ियां थी जब ये काफिला शुरू हुआ था, और बढ़ते बढ़ते 3,500-4 हज़ार गाड़ियां हो गई थी जब तक काफिला कुलसूम प्लाजा पर पहुंचा था। लेकिन तादाद पे बाद में बात करेंगे और इस इशू पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में मैं एक दफ़ा बताना चाहूँगा कि आज बड़ा अनफॉर्चुनेट अफसोसनाक वाकया हुआ है। अपर दीर में मेजर समेत 4 फौजी अहलाज शहीद हुए हैं जब वो एक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करने गए थे अपर दीर के इलाके में, और वहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ा लिया, जिसमें 4 फौजी जवान शहीद हुए हैं। मेजर अली सलमान उनमें थे, हवलदार गुलाम नज़ीर, हवलदार अख्तर और सिपाही अब्दुल करीम इनमें शामिल थे। और ये जो ज़रबे अज़ब है और इसके बाद जब हम ये देख रहे हैं जो कार्रवाइयाँ हो रही है फ़ौज की तरफ से, ये उन्हीं ऑपरेशंस में एक था। अफसोसनाक वाक़या है कि 4 फौजी जवानों ने आज अपनी जो है उनकी जान गई है, शहीद हुए हैं वो। लेकिन इससे पता चलता है कि जो एक तरफ तो सियासत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ हमारी जंग भी जारी है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के इस वाक़े के हवाले से बात करेंगे, जो पूरा लॉन्ग मार्च है जो इनका मियां नवाज शरीफ साहब का, उस पर बात होगी। लेकिन जो सबसे रीसेंट इंसिडेंट है मैं चाहूंगा उस पर पहले बात करूं। समा की गाड़ी को निशाना बनाया है, वहां पे जो लोग थे, जो शुरका हैं इस जलसे, इस रैली में, और गाड़ी का शीशा भी टूटा है, रिपोर्टर को भी लगा है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया था और ये कहा था कि जो हमारे मुखालिफ चैनल हैं उनके ऊपर कोई अटैक ना करे, ये रिवायत नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े पे अफसोस करूंगा जो अपर दीर में आपने जिसका ज़िक्र किया, हमारे फ़ौज के एक मेजर और जवान शहीद हुए। हमारी उनके फैमिलीज़ के साथ दुआएं हैं और अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे। इस वक्त पाकिस्तान एक जंग से गुज़र रहा है, इसलिए बार बार हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और मुल्क को अंदरूनी तौर पे जब हम एक महाज पे लड़ रहे हैं तो नए महाज खोलने से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ लोग पिछले 1-1.5 साल से डिस्टेबलाइजेशन पे लगे हुए हैं, जो कि इस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादती है, और बाहर सूरत इस सूरत हाल का हम सब को मुकाबला कर रहे हैं। आपकी जो गाड़ी का नुकसान हुआ उस पर भी मैं आपसे मुकम्मल यकजहती का इजहार, जैसे आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मज़म्मत की है, और हमने अपने कारकुनों को कहा है कि मुकम्मल हौसले के साथ और ज़ब्त के साथ किसी भी ऐसे चैनल को भी कुछ शिकायत नहीं होनी चाहिए जो कितना ही हमारे ख़िलाफ़ मुखालिफ चलता हो। आपको मालूम है कुछ चैनल यकतरफ़ा तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ और हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ करते हैं, ये उनका हक़ है, हर किसी का हक़ है वो अपनी एडिटोरियल पॉलिसी क्या रखे, लेकिन हमें एक जमहूरी मुआशरे के तौर पे बर्दाश्त करनी चाहिए। लेकिन इतने बड़े हजूम में जब आप जाते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ गैर ज़िम्मेदार अनासर भी उसमें शामिल हो जाते हैं जो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। लिहाजा मैं फिर एक बार आपसे इस मामले पे माज़रत करूँगा, और हमारी पॉलिसी है कि हम किसी को कभी भी तशद्दुद की ना तरबियत दें ना तरगीब दें। हमारा कल्चर शराफत की सियासत का है और बर्दाश्त का।
लेकिन मुझे ये बात बताइए, मरियम नवाज के ट्वीट में उन्होंने खुद कहा था कि एंटी पीएमएलएन चैनल, मतलब इससे तो खुद ही आप तफरीक पैदा कर रहे हो, लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि कुछ चैनल हमारे खिलाफ हैं। हर चैनल को हक है अपनी रिपोर्टिंग करने का। जब आप ये कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग है ये देखिए, कुछ ये फैसले तो ना मैं कर सकता हूं ना कोई और कर सकता है। ये हर चैनल का अपना एडिटोरियल पॉलिसी, उसकी फैसला है, इसमें कोई शुबा नहीं है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि चंद चैनल्स ने हुकूमत से और मुस्लिम लीग नून से खुदा वास्ते का बुग़्ज़ पाला हुआ है। हम अगर दिन कहेंगे वो रात कहेंगे, हम अगर 10,000 कहेंगे वो उसे 100 कहेंगे, हम अगर 1 लाख बंदा इकट्ठा कर लेंगे उसको वो 1,000 साबित करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो चैनल्स बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं कि जो इस मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन को जानबूझ के हवा देते हैं। फिर कुछ चैनल तो इस हद तक चले जाते हैं कि कभी वो पाक फ़ौज के तर्जुमान बन जाते हैं, कभी वो अदलिया के तर्जुमान बन जाते हैं, और उनके जो एंकर्स हैं और उनके जो तबसरा निगार हैं वो इस कमाल एतमाद के साथ फैसले करते हैं और वह तबसरे करते हैं कि जैसे वो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमरे से उठ के आए हैं या वो कोर कमांडर्स की मीटिंग से उठकर आए हैं, कोई गलत वो बात कर भी रहे हैं, अगर कोई ऐसा चैनल कर भी रहा है तब भी उसका नतीजा ये तो नहीं होना चाहिए ना कि जो लोग रैली में शामिल हैं वो पथराव करें और समा को जो कि बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहा है सुबह से आप लोगों के इंटरव्यूज दिखा रहे हैं, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के इंटरव्यूज दिखा रहे हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं। जी जी नहीं, आपको तो किसी ने एंटी पीएमएलएन चैनल नहीं करार दिया, और यकीनन आपके चैनल पे अगर एंटी पीएमएलएन की छाप होती तो मैं क्यों बैठा होता। मेरा आपके चैनल पे बैठा होना ही इस बात का सबूत है कि हम आपको उस कैटेगरी में शुमार नहीं करते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बसा औकात इतने बड़े हजूम में जहाँ 40-50 हज़ार का हजूम होगा उसमें चंद शरपसंद किस्म के या उबाश किस्म के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। कई दफ़ा कोई लोग स्पॉन्सर भी करते हैं कि वो आके ऐसी चीज़ करें जिससे उस सियासी जमात को नुकसान हो। आप मुझे बताइए कि मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा मिलेगा अगर समा की गाड़ी का नुकसान होगा तो उसे तो मजम्मत ही मिलेगी ना। तो हम क्यों करना चाहेंगे या हमारी कोई क़यादत ऐसा अमल क्यों करना चाहेगी कि जिसके साथ आपको नेगेटिव प्रेस मिले। तो इसलिए किसी किस्म की कोई तरगीब नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, और हम अपने कारकुनों को बार बार यही कहते हैं कि अपने मुखालिफ से सब्र के साथ पेश आओ, और यही तरबियत है जो हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने भी हमें दी है कि हमें बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ तनकीद का सामना करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो आपके कारकुन इस रैली में है वो सब्र और तहम्मुल के साथ काम करें और इस तरह की कोई हरकत दोबारा ना हो। एहसन इकबाल साहब, इस हवाले से बहुत बात हुई है कि अब ये साबिक वजीर आजम है लेकिन प्रोटोकॉल ऐसे दिया जा रहा है जैसे किसी वजीर आजम को दिया जा रहा है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, स्टेट रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए गए। तो जरा मुझे तफसील बता दीजिए कि कितनी सिक्योरिटी जो है इस्लामाबाद में, क्योंकि वो सारी आपके अंडर आती है, कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी इस रैली के लिए? मेरे भाई, जब यहाँ पे तायरुल कादरी साहब ने आके धरना दिया था, इमरान खान साहब ने धरना दिया था, उन्हें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी थी। आपने कभी हमसे ये सवाल भी किया है कि जनाब इमरान खान साहब के धरने के दौरान उस हजूम की सिक्योरिटी के ऊपर सरकार ने कितने वसाइल खर्च किए? इमरान खान साहब ना तो साबिक वज़ीर आज़म थे, ना तायरुल कादरी साहब साबिक वज़ीर आज़म थे। जब भी हजूम हो, जब भी इतनी बड़ी रैली हो, अभी जो PTI का जलसा हुआ था उसकी हिफाजत के ऊपर भी हज़ारों की तादाद में पुलिस वालों को तयन किया गया था, चूँकि फिर हुकूमत की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब तो इस मुल्क के 3 दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और वो कानूनन सिक्योरिटी का हक भी रखते हैं, लेकिन उससे हट के जब भी कॉन्ग्रेगेशन होगा, जब भी हजूम होगा, जो भी हुकूमत होगी, चाहे वो सूबाई होगी चाहे वो वफाकी होगी, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करने के लिए बंदोबस्त करे। जैसे मैंने आपको कहा कि 5-6 महीने जब इस्लामाबाद में धरना था तो उस धरने की हिफाजत के लिए भी मेरे भाई हजारों पुलिसमैन और कितने सैकड़ों लोग जो हैं वो तयन थे, और उस दौरान उनके ऊपर भी जो अखराजात आए वो रियासत ने बर्दाश्त किए। अच्छा, मुझे अभी आपने ये कहा कि जो आज अपर दीर में हुआ है यकीनन बहुत अफसोसनाक है, आपने भी अफसोस का इजहार किया है उस पर। आपने कहा स्टेबिलिटी होनी चाहिए मुल्क में क्योंकि पाकिस्तान ये जंग भी लड़ रहा है, माशी मसाइल भी हैं हमारे, उनको भी हमने टैकल करना है। लेकिन आप लोग यही इल्जाम उस वक्त लगाते थे तहरीक इंसाफ पे कि आप कंटेनर पे चढ़ जाते हैं, आप जलसे करते हैं जिससे इंस्टेबिलिटी होती है। मैं सुनवा देता हूं जरा फिर
और फिर आज जो मियां साहब कंटेनर दें उससे जरा मुआवजा करेंगे। इसका सुन लीजिए पहले एहसन इकबाल साहब। ये जज्बा देखकर वो जो कंटेनर पे चढ़ने वाले वो और बैठ जाएंगे। कंटेनर पे चढ़ के सियासत करना कोई संजीदा सियासत नहीं है। धरनों से और कंटेनर से बनने नहीं आएगी। तब्दीलियां कंटेनरों पे चढ़ के, तब्दीलियां धरने देकर नहीं आती। पाकिस्तान किसी कंटेनर, किसी भी इंतशार की सियासत, इल्जामात और झूठ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जी एहसन इकबाल साहब, जब कंटेनर पर चढ़ते थे इमरान खान साहब, आप सब तनकीद करते थे। आज एक फैसला आया है, इसके बाद एक नई काबीना बन गई है, नए वजीर आजम है, मामला चलने दें। आज ये इतनी बड़ी रैली, पावर शो करके इंस्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, और कंटेनर के खिलाफ थे, आज खुद कंटेनर में मौजूद है। ये जो नवाज शरीफ साहब का सफ़र है, ये किसी के खिलाफ एहतजाज नहीं है। वो वापस अपने घर जा रहे हैं। अदलिया के 5 जज साहिबान ने उनको वजारत उज़्मा के दफ्तर से घर भेजा है। वो अपने घर का सफ़र कर रहे हैं, वो किसी के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर रहे, वो कोई हंगामा खेजी करने के लिए उस रास्ते पे ट्रैवल नहीं कर रहे। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। ये कोई इख्तियारी कंटेनर नहीं है कि जिसके ऊपर वो अपने इख्तियार से चढ़ गए हैं, अपनी पसंद से चढ़ गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नवाज शरीफ साहब तो बहसीत वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे थे, वहाँ से उनको उतार के कंटेनर के ऊपर बिठा के लाहौर तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भेजा है, जो उनका इख्तियारी फैसला नहीं ये है। फैसले में किस जगह पे लिखा हुआ है कि आप डिस्क्वालिफाइड हैं, आप नाअहल हैं और अब आप कंटेनर पे बैठ के रायवन चले जाइए? कौन से फैसले में लिखा हुआ है? जी देखिए, ये तो एक सियासतदान अपने अवाम से जुदा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के आज भी मकबूल तरीन रहनुमा है। जितने राय आमा के सर्वे होते हैं वो मुस्लिम लीग नून को मकबूल तरीन और उनको जमात और उनको मकबूल तरीन रहनुमा बताती है। तो जो भी सियासी रहनुमा है वो अपने अवाम के दरमियान होता है। वो ब्यूरोक्रेट नहीं होता, वो मिलिट्री का जर्नल नहीं होता, वो कोई जज नहीं होता कि जो अपने दफ्तर के अंदर बैठ जाए। सियासतदान की रूट्स, सियासतदान की ऑक्सीजन, सियासतदान की रूह उसके अवाम होते हैं जो उसको उस मनसब पे पहुंचाते हैं। लिहाजा सियासतदान जब भी किसी ऑफिस से निकलता है, जब भी उसको मौका मिलता है, वो अपने अवाम के दरमियान जाता है। और आज जो ये जमे गफ़ीर है और जो ये उनका रूट है, इसके लिए अवाम ने उनको दावत दी है। वो चाहते हैं कि उनके साथ यकजहती का इजहार करें, वो चाहते हैं कि उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। लिहाजा कोई भी सियासत को लोग इतनी मोहब्बत और चाहत दें, वो अपने अवाम से दूर नहीं रह सकता। लेकिन एक बात तो फैक्ट है एहसन इकबाल साहब, आपकी पार्टी ने मेहनत की है कि लोग बाहर आए, आप लोगों ने टास्क दिए कि लोग निकले। ठीक है, वो भी आपका हक है, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को इकट्ठा करना। उससे किसी आइन ने आपको नहीं रोका, कोई जज ही ऑर्डर नहीं कर सकता कि आप सियासत ना करें। मेरे बात भाई, तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे भाई, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, जब आप ये कहेंगे कि साजिश हुई है, जब आप इकामे के पैम्फलेट बांटेंगे तो जाहिर सी बात है लोग तो अगर इश्तियाल अंगेज होंगे तो वो तो कोर्ट के खिलाफ ही होंगे ना, जजेस के खिलाफ ही होंगे। मेरे भाई, हम ना कोई एनजीओ हैं, ना हम कोई फौज की बटालियन है, ना हम कोई पुलिस का दस्ता है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम एक सियासी जमात हैं जिसकी अवाम में जड़ें हैं। तो मैं आपको जैसे कह रहा हूं कि सियासतदान जो भी है उसकी रूट्स अवाम में होती हैं, और वो अवाम के पास जाना उसका बुनियादी हक है। आप उसको ये नहीं कह सकते तुम अवाम के पास क्यों जा रहे हो, वो जब चाहे जा सकता है। इसी तरह इमरान खान साहब पिछले 4 सालों में मुसलसल वो अपने लोगों के पास, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास जाके कितने जलसे कर चुके हैं, कितना वो मुजाहरे कर चुके हैं। वो उनका इख्तियार है, वो उनका फैसला है। तो सियासतदान तो हमेशा अपने अवाम, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास जाने का हक रखता है, ये जमहूरी हक है उनका। और ये किसी को डिस्टेबलाइज नहीं कर रहे, वो तो वापस जा रहे हैं अपने लोगों की मोहब्बत वसूल करते हुए। उनको इस्लामाबाद वजारत उज़्मा के दफ्तर से उनके घर भेजा गया। मुझे अगर मौका दें अपने लोगों की मोहब्बत जो है, इस बात पे कह रहा हूं कि आपको सड़कों पे निकलने का हक है, लोगों को मोबिलाइज करने का हक है, लेकिन आप बयानिया क्या देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये बात अहम है। इसमें मैं आपसे बात करूंगा एक ब्रेक के बाद एहसन इकबाल साहब से मजीद बात होगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, आप लोगों को सड़कों पे निकाले हैं, आप फैसले पे भी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये बयानिया पेश करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे साथ साजिश हुई है, पहले से फैसला किया हुआ था कि हमारे खिलाफ डिसीजन आना है, अभी भी अखबार उठा के देखें आज कोई भी, तो यही सुर्खियां लगी हुई हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब जर्नलिस्ट से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि नैब का फैसला भी हमारे खिलाफ आएगा क्योंकि जज उसको सुपरवाइज कर रहा है और फिर उसी जज के पास हम जाएंगे अपील में। तो ये बातें करना, इकामे के पैम्फलेट्स बांटना, इससे तो साफ जाहिर ये लगता है कि ये आप अगर आज पावर शो कर रहे हैं तो ये कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि दो हकीकतों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। एक अदालत का फ़ैसला मानना है और दूसरे किसी भी अदालत के फ़ैसले से इख्तलाफ रखना है। ये पूरी दुनिया का असूल है कि आप अदालत के फ़ैसलों से इख्तलाफ रख सकते हैं, उसके बरखिलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन उसको मानने से इनकार नहीं कर सकते। चाहे वो अमेरिका में सदारती इलेक्शन था एल गौर और बुश का, चाहे वो कोई मामला हो, उसमें एल गौर ने भी कहा कि मैं फ़ैसला तस्लीम करता हूं लेकिन मुझे फ़ैसले से इख्तलाफ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फांसी का फ़ैसला था, पीपल्स पार्टी ने आज तक उस फैसले को तस्लीम नहीं किया है। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, उन्होंने उसके बाकायदा नोटिफिकेशन होने से पहले उसको तस्लीम करके वजारत उज़्मा से अलहदगी इख्तियार कर ली, लिहाजा फ़ैसले को अमल दरामद कर दिया गया। फैसले को लेकिन उस फैसले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखना, जी क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साजिश करार दिया जा सकता है? देखिए, जो फैसला है उसके खिलाफ राय रखना एक हक है, वो कोई भी रख सकता है। सर, राय आपको मालूम है कि ये पूरी जो कार्रवाई हुई है, पूछा हूं क्योंकि ये लफ्ज आप लोग बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं, साजिश हुई है, तो मैं कह रहा हूं कि क्या फैसले को साजिश कहा जा सकता है? देखिए, ये खाली एक फैसला नहीं है। आपको मालूम है कि 2014 से एक वाक़यात का तसलसल है। जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो सबसे पहले धरना 1 हुआ, उसके बाद धरना 2 हुआ 2016 में, उसके बाद फिर ये फैसला मंतकी एक अंजाम तक पहुंचा, और अब फिर मखसूस हालात होते हैं तो ताहिरुल कादरी साहब को कुछ लोग अप्रोच करते हैं, उनको बुला लिया जाता है, वो एक ख़ास वक्त के ऊपर आते हैं, एक ख़ास वक्त पे चले जाते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहुत अब सादा नहीं है, वो बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि मुल्क के अंदर कब क्या कैसे क्या चीज़ होती है। तो इसलिए ये तमाम वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि एक मुतय्यन सिमत के अंदर वाक़यात गए, और अगर वो गए जबकि मुल्क तरक्की कर रहा था, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। आज आप कराची से पेशावर तक किसी इंसान को पूछ लीजिए, क्या 2017 का पाकिस्तान 2013 से बेहतर है या बदतर है? आपको कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये कहे कि पाकिस्तान पहले से बदतर है या पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ रही थी। तो इस सारे अमल को अगर सबूताज किया गया है, मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा था उसको बेयकीनी में धकेल दिया गया है, जबकि हमारे खित्ते के अंदर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तब्दीलियां हो रही हैं जिनको हम देख रहे हैं। बेशक मुल्क आगे बढ़ रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अदालतें अपना काम करना बंद कर देंगी। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी से थोड़ा जी मेरे भाई जितनी अकाउंटेबिलिटी हमने करवाई है किसी की हुई नहीं है। 1 साल से अकाउंटेबिलिटी हो रही है, सजा किसी अकाउंटेबिलिटी पे तो नहीं हुई है। सजा उस वजीर आजम को जिसने करोड़ों रुपए के असासे जाहिर किए हुए हैं, इस बात पे हुई है कि आपने जनाब 1.5 लाख रुपए एक तनख्वाह अपने बेटे की कंपनी से ले सकते थे, आपने ली नहीं, लिहाजा आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ये सजा किसी करप्शन के ऊपर नहीं हुई है, ये सजा उन अरबों रुपए के ऊपर नहीं हुई है कि जो बताए गए थे। और जो आपने कहा, ये हमारी सीरियस रिजर्वेशन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात फैसला देंगे और फिर उसके खिलाफ जो ज़ैली कार्रवाई है उसकी खुद निगरानी करेंगे, तो मुझे बताइए कि कौन सा मतहत जज है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में उस जज के खिलाफ फैसला दे देगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट की आजादी मुकद्दम है, उसी तरह हर सतह के ऊपर अदालत की आजादी भी मुकद्दम है। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा यूसुफ रजा गिलानी साहब का मामला जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब खुद ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कहते रहे कि हम खुद गए थे डिस्क्वालिफिकेशन का मामला लेकर। जरा ये सुन लीजिए शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, इसका जवाब दे दीजिएगा।
ये फैसला जो है ये कानून और आइन की हुक्मरानी को दोबारा कर। आपने देखा नहीं कि हम पिटिशनर थे, PMLN ने अपील फाइल की थी स्पीकर साहिबा के फैसले के खिलाफ। PMLN और ख्वाजा अशरफ PMLN की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, लिहाजा ये हमारी अपील के ऊपर फैसला हुआ है, PMLN की अपील। एहसन साहब, क्या पोजीशन है? शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट देते हैं कि हम अपील में गए, हमने फैसला करवाया, कल रियलाइजेशन देर से हुई है मियां नवाज शरीफ साहब को, क्या पोजीशन क्या आपकी पार्टी की? मेरे भाई, अगेन यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो फैसला हुआ था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हुआ था। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट हदायत दे रही थी कि जनीवा को खत लिखा जाए, उन्होंने वो खत लिखने से इनकार किया। और जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात नहीं जानी चाहिए थी, उनका मकसद ही ये था कि सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए बात गई कि वजीर आजम ने वो खत नहीं लिखा। अगर अदालत ने एक फैसला दिया था मैं तो केस की नौयत पे बात नहीं कर रहा हूं सर, जाता तो ये नौबत ना मैं थी। केस की नौयत पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी चीज को कंपेयर कर रहा हूं। मैं बिल्कुल एप्पल ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारी वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। कल नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए था उनको। मेरे भाई, मेरी बात सुन लेना, वो डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए हुई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया गया। और यही बात प्राइम मिनिस्टर एक्स नवाज शरीफ कह रहे थे कि अगर गिलानी साहब ये खत लिख देते तो बात सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचती और उस हुकूमत का भी तसलसल कायम रहता। यहां पर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किसी हुक्म अजूली पर फैसला नहीं हुआ, किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे फैसला नहीं हुआ, उन्होंने अदालत के किसी हुक्म को मानने से इनकार नहीं किया। उनके खिलाफ तो 1.5 लाख रुपए बेटे की कंपनी से जो तनख्वाह उन्होंने वसूल नहीं की, इस बुनियाद पे कहा गया, जबकि पाकिस्तान के इनकम टैक्स का लॉ कहता है कि जो आमदनी आप वसूल नहीं करते वो आपकी आमदनी नहीं है। उस बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ फैसला किया गया है। इसलिए गिलानी साहब को नवाज शरीफ साहब के फैसलों में मजीद आर्ग्यू करते हैं इस पे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लागू होता है या कोई और इस पे कानून लागू होता है। लेकिन एक आखिरी सवाल, खबरें आ रही थी कि आप खुश नहीं है कि तलाल चौधरी साहब को स्टेट मिनिस्टर बनाया इंटीरियर का, क्या इस बात में कोई सदाकत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी पुरजोर तरदीद करता हूं। मेरी तरफ से ना किसी की कोई रिजर्वेशन है। ये फैसले सारे प्राइम मिनिस्टर के हैं, उनकी सवाबदीद पे कैबिनेट बनती है। वो जिसको भी तयन करेंगे मैं उसके साथ खुशदिली से काम करूंगा। मेरी कोई इस बारे में ना किसी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ है, ना किसी के बारे में और रिकमेंडेशन है। ये एक्सक्लूसिवली फैसला प्राइम मिनिस्टर का है। वो जो फैसला करेंगे उस पर हम अमल करेंगे। सही है। और बतौर इंटीरियर मिनिस्टर, आपको पता है कि थ्रेट्स के हवाले से भी बात हो रही थी, तो इसके बावजूद आपकी क्या राय थी कि नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए रैली में? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहां थ्रेट एक परमानेंट फीचर है फॉर सम टाइम। और आपने देखा कि जो माजी में भी बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं, जो इमरान खान साहब के भी बड़े बड़े जुलूस हुए हैं, उन सब के लिए इस तरह के थ्रेट्स मौजूद थे। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिशियन का ये प्रोफेशनल हैजर्ड है कि आप अवाम से जुदा नहीं रह सकते और आपको एक सतह पे रिस्क लेना पड़ता है। और यही रिस्क नवाज शरीफ साहब ने भी लिया। लेकिन हमने कोशिश की कि इंसानी हद तक जो भी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हैं उनको लिया जाए, और लिया है। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि खैर खैरियत से वो घर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। इसके बाद कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, उससे बात होगी। देवदास वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आज मैं सुन रहा था आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें आपने एक सवाल किया था कि हुकूमत किसके खिलाफ रैली निकाल रही है, अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ? तो जवाब अभी एहसन इकबाल साहब ने दिया, कह रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ रैली नहीं निकाल रहे, ये कोई एहतजाज नहीं है, हमें घर जाने को कहा है, हम सिर्फ घर जा रहे हैं। कि घर जाने का कौन सा रास्ता है जो जजेस कॉलोनी से शुरू होके सारे पाकिस्तान से आप लोगों को इकट्ठा करें, आप गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, KPK से और पूरे पंजाब से काफिले इकट्ठे करें,
जजिस कॉलोनी के बाहर मुजाहरे करें, वहां पे नारे लगाएं, और वहां से चलते हुए आप मरी रोड से गुजरते हुए, मरी रोड से गुजरता, आप मोटरवे से नहीं जा रहे, आप जीटी रोड से घर नहीं जा रहे, आप अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, और ये क्या कौम को कह रहे हैं? हैरानगी है, हैरानगी है। यानी बयान कुछ कर रहे हैं, फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, अदलिया के खिलाफ बोल रहे हैं, साजिशों का जिक्र कर रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश हुई है, हमारे खिलाफ कोई करप्शन नहीं हुई, हमें बेमानी केस में निकाल दिया गया। ये सारा बयानिया देके वजीर आजम, उनके वज़रा, खुद नवाज शरीफ साहब, उनके स्पोक्स पर्सन, ये क्या कौम को कह रहे हैं? इतना खुला झूठ, इतनी खुली मतलब डटाई से झूठ कि जी नहीं वो तो घर जा रहे थे। यार क्या कौम अंधी है, बहरी है, समझ नहीं रखती, या इनको गुमान है कि ये बहुत ज्यादा दानिशमंद हैं, ये प्रोफेसर साहब, ये इस तरह के लोग जो हैं? इससे बड़ा ऐसे लोगों को क्या हुकूमतें करने का, मुल्क चलाने का हक भी है कि नहीं? कारी साहब, आपके मुताबिक क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कितने मकबूल हैं इस फैसले के बाद भी, क्या इसका टेस्ट है, या वाकई आप समझते हैं कि इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अभी रिव्यू में भी इन्होंने जाना है, नैब में रेफरेंसेस भी दायर होने हैं। देखिए, ये सारे ड्रामे नैब के रेफरेंसेस की वजह से हो रहे हैं। ये इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। क्या कहा जा रहा है? हमारे खिलाफ साजिश हो गई है, आपके खिलाफ तो एक फैसला हुआ है, आपके खिलाफ इमरान खान एक केस लेके आपकी ढटाई की वजह से आपने पार्लियामान में कानून साजी नहीं की, आपने अपनी सफाई नहीं दी, अल्टीमेटली वो केस लेके अदालत में चले गए, सिराजुल हक साहब भी चले गए, शेख साहब भी चले गए। जवाब में आप भी एक केस लेके उसी अदालत में, उसी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हनीफ अब्बासी साहब का केस उसी अदालत के अंदर मौजूद है। अगर आपके खिलाफ साजिश हुई है अदालत में जाने की, तो आपने भी साजिश की है। और फिर साजिश क्या है? साजिश तो आपके खिलाफ एक फैसला आया जिससे आपको डिस्क्वालीफाई किया है, आपको सजा तो उस फैसले ने दी है। अगर वो फैसला आपके हक में आ जाता, फिर साजिश कोई नहीं थी, फिर सब अच्छा था, फिर आपने किसी साजिश का जिक्र नहीं करना था। तो आज जिस साजिश का ड्रम बीटिंग हो रही है, वो साजिश तो बुनियादी तौर पे अदलिया का फैसला ही हो सकता है ना, और कौन साजिश करेगा? ढके छुपे लफ्जों में भी नहीं, अब तो इशारे भी बड़े वाज़ेह तौर पे आप कर रहे हैं। कल आप कहते थे कि जी जीआईटी में 2 फौजी क्यों हैं, एमआई और आईएसआई का नुमाइंदा क्यों है? आज लाहौर सब्जी मंडी में धमाका होता है, उसमें आईएसआई और एमआई के नुमाइंदे आप शामिल कर देते हैं। आप शामिल करें तो ठीक है, अदलिया शामिल करे तो गलत है। तो जो मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कायरा साहब, आपके मुताबिक उसमें क्या कामयाब हुए? क्या ये इतना बड़ा पावर शो है कि जिसकी वजह से वो इदारों को भी दबाव में लेके आ जाएं? क्या इसमें कामयाब हुई है नून लीग? देखिए, पहली बात तो ये है कि नून लीग का दबाव किसके लिए है? उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं, जिसके नतीजे में उनका पूरा खानदान न सिर्फ डिस्क्वालीफाई होगा बल्कि जेलों में जाएगा, उससे बचने की तदबीर है। क्योंकि अगर वो शुरू होने वाले हैं, वो शुरू होंगे तो ना मरकजी हुकूमत बचेगी, ना सूबाई हुकूमत बचेगी, ना खानदान बचेगा। अब उसके लिए करना क्या है? उसके लिए अदलिया को, उसके लिए फौज को, उसके लिए पूरे निजाम को आप तातुल का शिकार करना चाहते हैं और अपनी बार्गेनिंग चिप्स को बेहतर करना चाहते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। आप क्या कर रहे हैं? क्या एक डायलॉग ये शुरू हो गया है कि जी देखें हमें किस बात पे निकाल दिया गया है, 10,000 रुपया जो दरहम जो हमने लिया भी नहीं जी, उस केस में हमें निकाल दिया गया। ऐसा नहीं है। सही। अदलिया ने पूछा, बार बार अदालत ने पूछा, मैं उस दिन अदालत में मौजूद था, सारे लोग मौजूद थे, सारा मीडिया मौजूद था, रिपोर्टेड है। मैंने बार बार कहा कि वजीर आजम साहब, आप अदलिया से उसकी वीडियो कैसेट निकलवाइए या ऑडियो ले लीजिए और देखिए कि आपके वकाला ने आपका केस क्या लड़ा है, क्या सवाल हुए थे। उससे पूछा गया कि ये अभी है, आपके बेटे की है, उसके सही चेयरमैन आप थे। कायरा साहब, अभी मैंने कुछ देर पहले कुछ देर पहले मैंने ये शॉट सुनवाया है शहबाज शरीफ साहब का। 2012 में वो कह रहे थे कि हम खुद जो है सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त लेके गए थे कि वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया जाए, गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन कल जो बयान दिया है नवाज शरीफ साहब ने, उनमें वो कह रहे हैं कि नाअहल नहीं होना चाहिए था वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को। तो क्या ये बयान सिर्फ इसलिए दिया गया है कि सपोर्ट हासिल की जाए पीपल्स पार्टी की, या वाकई जेन्युइन रियलाइजेशन है वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को? देखिए, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत।
अब रियलाइजेशन अगर है भी तो अपनी वजह से है ना, आप अपने पांव जले हैं तो आपको याद आ गया है। आज तो आपको भुट्टो साहब भी याद आ रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं कि भुट्टो साहब का कत्ल भी बड़ा गलत हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, अदालत ने कत्ल कर दिया। आज तो आप ये भी कह रहे हैं कि जो ज़ियाउल हक जिसको आप मोहसिन पाकिस्तान कहते थे, आप ये भी कह रहे हैं कि वो बड़ा जालिम आदमी था, उसने पाकिस्तान के निज़ाम को बर्बाद किया। आज तो आप बेनज़ीर भुट्टो को, जिसको आपने खुद सिक्योरिटी रिस्क कहा था, आपने गालियां पड़वाई थी, आपने उनके पोस्टर छपवाए थे, आज आप उनको भी कह रहे हैं कि नहीं वो बड़ी लीडर थी। आज आपको सीओडी भी याद आ रहा है। आप कौन को बताइए ना कि आप मेमो स्कैंडल में पिटिशनर बन के किसके इशारे पे गए थे, किसको खुश करने गए थे, क्या ऑब्जेक्टिव था आपका? आप बताइए ना कौम को कि बेनज़ीर भुट्टो को मलक क़य्यूम की अदालत से सजाएं आपने क्यों दिलवाई थी? आप बताइए ना कौम को कि आपने पाकिस्तान के मोहसिन को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कातिल पाकिस्तान कहा था। आप बताइए कि आपके भाई साहब सीओडी के लिए क्या करते थे शहबाज शरीफ साहब? ओ जरदारी, मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये सारे पैसे निकाल के लाऊंगा। कहां खड़े हैं कायरे साहब? अब जब याद आ रही है पीपल्स पार्टी की, आज आपको याद आया साहब, अब जब पीपल्स पार्टी की, आज आपको याद आया पीपल्स पार्टी की याद आ रही है और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करने के लिए तैयार होगी? क्योंकि आगे कुछ आईनी नुकात भी आने वाले हैं। कहा जा रहा है 62(1)(f) को अमेंड किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है उसको सिर्फ 1 टाइम तक महदूद रखने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की तरमीम अगर आती है तो क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी नवाज शरीफ साहब को? देखिए, पहली बात तो यह है कि आइन के अंदर तरामीम, आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, वक्त के साथ उसमें तब्दीलियां होती रहती है। हमने इसमें बहुत बड़ी बड़ी तरामीम, 103 तरामीम की है और 103 से जायद की जरूरत थी, लेकिन जिस बात पे इत्तेफाक राय हो सका हमने कर लिया, जहां पे इत्तेफाक राय नहीं हो सका हमने उसके साथ गुजारा किया। 62 जो है, 63 जो है, इसमें अमेंडमेंट हम कर रहे थे, हमने प्रपोज की थी। ये पहले कंडीशन जो 62(1)(f) है, ये पहले अनकंडीशनल थी। हमने इसको कंडीशनलाइज किया कि ये किसी अदालत के फैसले के साथ लिंक्ड होगी। पहले तो ये था ना कि अगर किसी कोई आरओ जो है वो कहता है कि आपने गलत फैसला किया है, आपने फलां जगह झूठ बोला, आपको निकाला जाता है, आप तो कलमा सुनाओ, आपको नहीं आता, आप फारिग है। तो हमने कहा अगर किसी अदालत ने उसके खिलाफ कोई फैसला किया तो कंडीशनल किया, हम इसको हम निकालना चाहते थे, इसको अमेंड करना चाहते थे, क्योंकि ये ज़ियाउल हक के दौर में शामिल की गई तरमीम थी। बट आज अगर आप 62 की बात कर रहे हैं, 63 की बात कर रहे हैं, आज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं, आज अगर आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात कर रहे हैं, तो आज तो आप अपनी तकलीफ की वजह से कर रहे हैं ना, बोनाफाइडी नहीं है। हाँ, अगर आप बोनाफाइडली लार्जर इशू को सामने रखते हुए टाइम पे ये बातें करते तो उसके माने होते आज ये बेवक्त की रागनी है, ये प्रिंसिपली दुरुस्त बात होगी, लेकिन आज इसका वक्त नहीं है, ना कोई मानेगा ना कोई सुनेगा। और आज पीपल्स पार्टी देखेगी कि अगर बाकी जमातें सारा इस मामले को टेबल करते हैं तो देखते हैं कि किस नीयत के साथ चीजें आती हैं। हाँ, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी, इस मुल्क की फेडरेशन को मुस्तहकम करने और पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करने के लिए आइन के अंदर तरामीम का अगर कोई बात होती है तो वो उस हवाले से तो हो सकती है, लेकिन किसी को बचाने के लिए। और आज क्या बचेंगे मियां नवाज शरीफ? क्या वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो जाएगी तरमीम? आंसर इज नो। क्या फायदा होगा इनको? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऐसे ही है जैसे उसने कहा भाई नानी ने खत्म किया, उसने कहा बुरा किया, उसने कहा करके छोड़ दिया और बुरा किया। सही है, अगर कौम के मफाद में होगी तो आप सपोर्ट करेंगे। क्या, एक आखिरी सवाल, क्या इस शो को अब तक जो हुआ है, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन तक जारी रहेगा जब तक वो लाहौर आइवेंट नहीं पहुंच जाते, सक्सेसफुल इवेंट कहा जा सकता है नून लीग के लिए कायरा साहब? देखिए, सक्सेस क्या है? ताकत, अवाम, कितने लोग होंगे? कोई कह रहा है 10,000 है, कोई कह रहा है 15,000 है, कोई कह रहा है 20,000 है, 30,000 होंगे। ओके, ये अगर 3 लाख भी हैं तो क्या है? इसलिए कि आप केपीके से अमीर मुकाम सर कहते हैं मैं हजारों गाड़ियां लेके आया हूं, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट वजीर आजम साहब कहते हैं मैं हजारों गाड़ियां लेके आया हूं, आपने मरी और कहूटा से आपने वजीर आजम को भी कल बनाया है, उनके हल्के से बेशुमार लोग आए होंगे, आपने वजीर बनाए हैं, पिंडी से लोग निकले होंगे, पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं, आप काफले के काफले मंगवा रहे हैं, मीडिया उसको शो कर रहा है। और ये सारे लोग आने के बाद अगर 30-40 हजार लोग इकट्ठे भी हो गए, अगर हो गए हैं, तो फिर भी क्या है? क्या आपकी सजा खत्म हो गई? क्या आपका जुर्म
आपकी जो करप्शन के रेफरेंसेस हैं, आपकी जो औलाद के अकाउंट पकड़े गए हैं, आपकी जो जायदादें पकड़ी गई हैं, आपकी जो कंपनियां पकड़ी गई हैं, क्या वो सारा झूठ साबित हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे।